जन सुनवाई चालू करी थी भारतीय जनता पार्टी ने अपने दफ्तर में, 2 रोज चली और तीसरे रोज उन्होंने कहा कि कौन जूते खाएगा भैया। हम तो नहीं जाए, वो बंद करनी पड़ी। ये बताइए आप, एक तरफ गौ माता की रक्षा की बात करते हो, एक तरफ गौ माता की रक्षा की बात करते हो। आप मदद करो तो कत्ल खाने का विषय गंभीर है, पक्ष दोनों मिलकर करें तो इस पे गंभीरता से विचार। हमारे कहने से कुछ नहीं होगा, सरकार तो लेके आप बैठे हो। तो करो बंद उनको कत्ल। तो हम कर देंगे, करो कत्ल, बिल्कुल कर देंगे। कर क्या देंगे? ये जिसका क्या करोगे? जो केंद्रीय मंत्री लिख करके दे रहा है बीएसएफ कमांडर को, ये तो इस 3 किलो मांस, ये इसका भाग नहीं है, ये फोटोकॉपी है, फोटोकॉपी बनावटी होती है, इसका लेटर है, ये तो फोटोकॉपी है, ये कहीं भी पत्र बन जाती है। ये उसका लेटर हेड है। ये आपके पास कैसे आ गया? आपके पास किस सोर्स से आया? आपके पास कैसे आ गया? मंत्री जी ने लिखा बांग्लादेश गया, आपके पास कैसे आ गया? अरे यार, अब आप बैठो, सही कुछ बोलने तो दो। इसका तो जवाब है नहीं आपके पास कि मंत्री के खिलाफ हम कार्रवाई के लिए प्रधानमंत्री जी से कहेंगे। कम से कम ये तो कहना चाहिए आपको। अगर गो रक्षक हो, गो को माता मानते हो, तो ये आपका धर्म बनता है कि आप प्रधानमंत्री जी से कहो कि इस मंत्री को बर्खास्त करें। कई बार इनके हमने अतिक्रमण हटाए हैं और आज आपने घोषणा करी है, इन्होंने कहा है कि साहब वहां पर यूडीएच मंत्री, यूडीएच के जितने भी अफसर थे वो सब मेंबर बन गए। बात सही है, इसकी जांच करवाइए। जांच के लिए आपने कही दिया, बिल्कुल जांच करवाइए। आप बात सुन लो, आप मेरी आखिरी बात सुन लो, मेरी सुन लो। जांच करवा लेना आप, और करवाना भी चाहिए, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे आप उन दोनों का। ना गोल्फ क्लब का बिगाड़ पाओगे, आप कुछ कह रहे हैं मंत्री महोदय? तो ये जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं ना, ये आपको कुछ नहीं करने देंगे। सभापति महोदय, आपको इस आसन पर देख करके मन प्रसन्न होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद आपका। जारी रखें आप। और कुछ नहीं मिला तो कम से कम इस आसन को तो आप इनको अपना उत्तराधिकारी और घोषित कर दो। माननीय धारीवाल साहब, इनको उत्तराधिकारी और घोषित कर दो। आप तो अपने दिमाग के बोले जो आप पढ़ के आए। देखिए साहब, इस बजट में 10 संकल्प लिए गए हैं और 10वां संकल्प जो है वो गुड गवर्नेंस का है। गुड गवर्नेंस में आपने परफॉर्म बता दिया, रिफॉर्म बता दिया और ट्रांसफॉर्म बता दिया। जहां तक परफॉर्मेंस की बात है तो 8 फरवरी को पहला बजट आया, उसके ठीक 3 महीने बाद लोकसभा का चुनाव आ गया। उस लोकसभा के चुनाव में जो 11 सीटें पिछली बार 2 बार से आप बराबर जीत रहे थे, वो दोनों से 11 की 11 सीटें कांग्रेस ने आपके हाथ से छीन ली। तो आपकी परफॉर्मेंस तो दिख गई। तो मोदी की गारंटी वो भी हवा हो गई और आपका बजट भी हवा हो गया। एक मंत्री तो ऐसा है कि जो अपनी खराब परफॉर्मेंस के वजह से यहां आना ही बंद कर दिया। वो बराबर में बैठते थे आपके। महाराष्ट्र में हमारे प्रधानमंत्री जी ने 17 रैलियां ली और 17 रैलियों में से 14 सीटों पर कांग्रेस विजय हुई। राजस्थान में 8 जगह पहुंचे और 8 में से सिर्फ 3 सीट ले पाए, बाकी 5 सीट कांग्रेस की आ गई। तो ये आपकी रही परफॉर्मेंस। रैली करवा करके जगह जगह आपका। शरद पवार, महाराष्ट्र का बजट है वो। बल्कि शरद पवार जी ने तो ये कहा कि प्रधानमंत्री जी कृपया महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव में भी पधारना, ताकि हम आसानी से जीत जाए। आप तो राजस्थान पे आ जाओ साहब, टुकड़ा साफ हो जाए। आप तो राजस्थान में बना रहे। रिफॉर्म हुआ। अब रिफॉर्म में चीफ सेक्रेटरी साहब
वो जगह जगह जाकर के हाजिरी रजिस्टर चेक करते हैं और मोबाइल से फाइल के फोटो खींचते हैं। नतीजा कुछ नहीं निकला। फाइलें पेंडिंग की पेंडिंग पड़ी हुई है और लोग धक्के खा रहे हैं, उनके कोई काम नहीं हो रहे। ये रिफॉर्म आपने किया। जन सुनवाई चालू करी थी भारतीय जनता पार्टी ने अपने दफ्तर में, 2 रोज चली और तीसरे रोज उन्होंने कहा कि कौन जूते खाएगा भैया, हम तो नहीं जाए, वो बंद करनी पड़ी। ठीक इसी तरह ट्रांसफॉर्म की बात है, तो ट्रांसफॉर्म में शासन की बागडोर मुख्यमंत्री के हाथ में होनी चाहिए, मंत्रियों के हाथ में होनी चाहिए, लेकिन यह उल्टा हो रहा है। सारे ब्यूरोक्रेट जो यहाँ पर बैठते हैं वो है असल में शासनपति, तो वो हो रहे हैं। सारे काम दिल्ली से हो रहे हैं, सीएस सीधा रिपोर्ट भेजता है और वहां से हुक्म आता है और उस हुक्म की पालना करनी पड़ती है जग मार करके आप लोगों को। आपने जैसा अभी डोटासरा साहब ने बताया कि साहब 70,000 करोड़ रुपए का राजकीय घाटा बताया, लोन ले उसको लोन लेना पड़ेगा उसको पूरा करने के लिए। आप कहते हो ना कि साहब लोन लेना, सन 52 से लेकर के 2014 तक जितनी भी सरकारें रही, कांग्रेसी ज्यादातर कांग्रेस की रही, कुल मिला के देश पर 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया था। लेकिन इन 14 से लेकर के और 2024 तक 10 सालों के अंदर अंदर आपने 112 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया, 112 लाख करोड़ का। चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने एनडीटीवी को इंटरव्यू दिया था। देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी बड़ी मेहरबानी है और आपको देख करके तो वैसे ही प्रसन्नता आ जाती है, मजा आ जाता है। ऐसा खूबसूरत चेहरा कहाँ देखने को मिलता है। तो 4 जून के लिए एक इंटरव्यू दिया गृह मंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने कि 4 जून को जो रिजल्ट आने वाला है एकदम बूम करेगा शेयर मार्केट, लगा दो जिसको लगाना हो। लोगों ने लगा दिए और लोग बाग 30 लाख करोड़ रुपए के नीचे आ गए, 30 लाख करोड़ रुपए। ये तो शेयर ब्रोकर हो गए दोनों, ये शेयर ब्रोकर होकर के और जनता को लूट लिया, धोखा दे दिया जनता को। खैर हेरिटेज पे जो है वित्त मंत्री जी ने 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। आदरणीय मुख्य वित्त मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैंने 15 साल इस डिपार्टमेंट में जो है वो काम किया है। 100 करोड़ रुपए में तो आपकी जो मुख्य चार जो मुख्य है ना, चांदपोल, किशन पोल, त्रिपोलिया और जोरी बाजार, इनकी सड़कें भी नहीं बनेंगी। 100 करोड़ का प्रोविजन लिया आपने। स्वच्छ भारत के लिए 608 करोड़ रुपए का प्रोविजन रखा। 608 करोड़ रुपए में आप 12,300 घरेलू शौचालय बनाने के लिए आपने लिखा है, जबकि हमने पिछले साल 1324 करोड़ रुपए के 40,000 घरेलू शौचालय बनाने के लिए प्रोविजन किया था। मैं आपको अभी आप जानकारी लो, उसके बाद मैं बताना। आपने वित्त मंत्री जी, आपने पंचायतों की आय और नगर पालिकाओं की आय किस प्रकार से बढ़ सकती है उसके बाबत आपने बजट में कोई प्रोविजन नहीं किया, जो कि सबसे गंभीर बात है। नगर पालिकाएं आज अर्थ के अभाव में जो है विकास नहीं कर पा रही, पंचायतें नहीं कर पा रही अर्थ के अभाव में। उनके किस प्रकार से उनकी आमदनी बढ़े, इस पर आपका सोच होना चाहिए था। इंदिरा रसोई को आपने अन्नपूर्णा बता दिया और अन्नपूर्णा बता दिया, नतीजा कुछ नहीं निकला।
आज 9 महीने से भी उनका पेमेंट नहीं हुआ राजस्थान में, 9 महीने से भी। बेरोजगारी कम करने के लिए जो इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना अशोक गहलोत साहब ने चालू की थी, उसमें 650 करोड़ रुपए का प्रोविजन रखा था। एक साल में 650 करोड़ रुपए का आपने 300 करोड़ रुपए कर दिया, एकदम 350 करोड़ रुपए घटा दिया। आजीविका मिशन में 2000 स्वयं सेवक समूहता का और रिवॉल्विंग फंड प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। हमने 3000 का रखा था लक्ष्य। स्ट्रीट वेंडर्स के बाबत आपने कहा, आपने कुछ नहीं बताया कि क्या तो काम करोगे, कितना पैसा दोगे, कितना बजट, कुछ बजट में कोई उल्लेख ही नहीं किया उस बात का स्ट्रीट वेंडर्स के बाबत। HPCL की रिफाइनरी के लिए हमने 1244 करोड़ रुपए का प्रोविजन रखा था और आपने उसको घटा करके 1087 कर दिया। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में 5200 व्यक्तियों के का ब्याज के अनुदान के लिए आपने लिखा है, जबकि हमने पिछले साल 7000 का प्रोविजन रखा था। इसी तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना के बाबत जोड़ दिया जाता है, 1.5 लाख रुपए वो लोग देते हैं। पहली बार राजस्थान की सरकार ने 25,000 रुपया देने का तय किया है, 2.25 लाख हो गए। अब ये बता दो कि 2.25 लाख में क्या 2 कमरे, 1 बाथरूम, 1 किचन, ये कुछ बन जाएंगे क्या? नतीजा यही है कि जिस प्रकार से ये आवास योजना चल रही है ना, उसी तरीके से धक्के से चलती रहेगी। इंदिरा आवास याद है कितना मिलता था? है? इंदिरा आवास में कितना मिलता था? प्रधानमंत्री आवास की बात कर रहा हूं। इंदिरा आवास में कितना मिलता था? वो मुझे याद नहीं, तो छोड़ो। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 325 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने किया था, आपने उसको घटा करके 112 कर दिया। 2020 में हमने MSP पे कानून बनाया, उस कानून को केंद्र सरकार ने आज तक मंजूरी नहीं दी, आज तक मंजूरी नहीं दी। कौन जिम्मेदार है इसका? 700 किसान मर चुके, कुछ तो दया करो भाई किसानों के प्रति। गेहूं खरीदने के लिए बात कर रहे थे कि साहब 2700 रुपए में जो है हम गेहूं खरीदेंगे, उसे मुकर गए। गौ माता की रक्षा की बात करते हो आप। अब सुनो मेरी बात, सुनो आप, गंभीर बात है गौ माता की। आज 2700 करेंगे, शुरुआत कर दी है, 100 कर दिया है, 5 साल के लिए 2700। तो आप एक साथ मत माने और 2700 करेंगे। 1 साल की बात कर रहा हूं। ये लिखा है क्या कि हम टुकड़ों में करेंगे? लिखा है 5 साल का नोट हो रहा है संकल्प है, 5 साल का। नहीं, इसमें नोट हो रहा है। आप बता दो, आपने कहा है कि संकल्प है 5 साल का, 100 कर दिया है, 2700 करेंगे। आपने 2700 कहा था, 2400 ही कर साल में। अब आप बैठ जाओ, धारीवाल जी को बोलने दो, डिस्टर्ब मत करो। मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा, मैं तो परमिशन से। ये हमारे सीनियर हैं और इन्होंने तो इनकी तो बड़ी मेहरबानी हमारे ऊपर है और भी रहेगी। गौ माता की बात कर रहा हूँ। उनको रोको साहब, धारीवाल साहब उनको रोको। हाँ, वो उनको क्या आदत है थोड़ी बीच में। धारीवाल जी के साथ ही है, धारीवाल जी हमारे साथ है। हम गौ माता की बात करते हैं, ये देख लो हमारी बात करते हैं ना। और बल्कि सरकार ने तो अपने इसमें बजट स्पीच में गौ माता की रक्षा के लिए लोन देने के लिए भी कहा है। मैं तारीफ करता हूं इस बात की, लेकिन कत्ल खाने तो चल, जगह जगह कत्ल खाने चल रहे हैं, उनको तो रोको। और ये सुनो आप बात सुनो। बीजेपी के एक केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर, उन्होंने अपने लेटर हेड पर 3 किलो गोमांस बांग्लादेश ले जाने के लिए अपने लेटर हेड पर एक परमिट जारी कर दिया। BSF के चीफ कमांडर के नाम पे ये लेटर है। ये बताइए आप, एक तरफ गौ माता की रक्षा की बात करते हो, एक तरफ गौ माता की रक्षा की बात करते हो। आप मदद करो तो कत्ल खाने का विषय गंभीर है, पक्ष दोनों मिलकर करें तो इस पे गंभीरता से विचार। हमारे कहने से कुछ नहीं होगा, सरकार तो लेके आप बैठे हो।
करो बंद उनको कत्ल। तो हम कर देंगे, करो कत्ल, बिल्कुल कर देंगे। कर क्या देंगे? ये जिसका क्या करोगे? जो केंद्रीय मंत्री लिख करके दे रहा है बीएसएफ कमांडर को, ये तो इस 3 किलो मांस, ये इसका भाग नहीं है, ये फोटोकॉपी है, फोटोकॉपी बनावटी होती है, इसका लेटर है, ये तो फोटोकॉपी है, ये कहीं भी पत्र बन जाती है। ये उसका लेटर हेड है। ये आपके पास कैसे आ गया? आपके पास किस सोर्स से आया? आपके पास कैसे आ गया? मंत्री जी ने लिखा बांग्लादेश गया, आपके पास कैसे आ गया? अरे यार, अब आप बैठो, सही कुछ बोलने तो दो। इसका तो जवाब है नहीं आपके पास कि मंत्री के खिलाफ हम कार्रवाई के लिए प्रधानमंत्री जी से कहेंगे। कम से कम ये तो कहना चाहिए आपको। अगर गो रक्षक हो, गो को माता मानते हो, तो ये आपका धर्म बनता है कि आप प्रधानमंत्री जी से कहो कि इस मंत्री को बर्खास्त करें, इसको बर्खास्त। गोविंद देव जी का मंदिर हमने 100 करोड़ रुपए पिछली सरकार में जो रखे थे और उसकी डीपीआर तैयार कर दी थी। सारे नक्शे बन गए थे, सब कुछ बन गए थे कि 100 करोड़ रुपए में हम इसका सौंदर्यीकरण करेंगे और कॉरिडोर बनाएंगे वहां पर। उसको गायब कर दिया। गायब क्यों कर दिया? ये किसका दबाव है? कौन वहां पर जो है दुकानदारों पर जो है दबाव डाल करके खाली करवा रहे हैं? कौन करवा रहा है? अपने स्थान पे बैठे। सरकार में बैठे हुए लोग इस सरकार का उस तरीके से फायदा उठाना चाहते हैं। कायदे से तो रिलीजियस पर्यटन को बढ़ाने के लिए हमें डिग्गी कल्याण जी, सालासर जी, रामदेवरा जी, इनको जो है डेवलप करना चाहिए। सभापति महोदय, जैसे बालिका जन्म लेती है तो उसके संबलन और उसको उसके लिए सशक्त कदम उठाते हैं, उसके लिए हम प्रतिबद्ध रहते हैं कि भाई बालिका को अच्छी तरह से पालन पोषण करें और उसको बड़ा करें और उसको अच्छा शिक्षा दीक्षा देवे। ये बात आपने भी अपने बजट में कही है, दे दी जाए। ये बात आपने भी अपने बजट में कही है। आपको ध्यान होगा, बाबा साहब अंबेडकर ने 25 जुलाई 1927 को मनुस्मृति को आग लगाई थी। क्यों लगाई थी आग? उस मनुस्मृति को जो उस वक्त में जो है उस वक्त के पहले काफी सालों से जो है बड़ी पॉपुलर होती थी और बड़ी चर्चा होती थी और उसको अनुपालना किया करते थे लोग बाग। उस मनुस्मृति को जो है बाबा साहब ने आग लगाई थी। अब ये कारण मालूम करना चाहिए। मालूम हुआ कारण कि किस लिए आग लगी? आग इसलिए लगाई गई थी कि उस मनुस्मृति में महिलाओं और अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए अपमानजनक शब्द लिखे हुए थे। मैं कुछ अंश उसके पढ़ करके सुनाता हूँ आपको। दो तीन ही अंश हैं, ज्यादा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि लंबी किताब है, वो तो बहुत मोटी किताब है मनुस्मृति की। एक महिला को जो आजाद नहीं रहना चाहिए, आजाद रहने वाली महिला अपने पति और पिता दोनों के कुल को कलंकित करती है। माननीय सदस्य, दूसरी बात, स्थान पे बैठो। आप विराजो पवाराम जी, सुनने दे उनको भी। पवाराम जी महिलाओं का। दूसरी बात, महिलाओं का पुरुष के प्रति चाहत, महिलाओं का जल्दी बदलने वाला मन और स्वाभाविक हृदय हिंसा की वजह से पति के प्रति वो धोखेबाज हो सकती है। ऐसे में उनको बहुत संभाल कर या फिर बहुत निगरानी में रखना चाहिए। तीसरी बात, पुरुषों को उत्तेजित करना और बहकाना भी महिलाओं का स्वभाव है, ये लिखा हुआ है। उस महिला से विवाह नहीं किया जावे जिसके बाल कम हो, और ऐसी महिला जो नीची जाति की हो उससे विवाह नहीं किया जावे। ये है उस मनुस्मृति में। अब इस मनुस्मृति में मैंने इसलिए आपको जिक्र किया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी के लोग इकट्ठे हुए और लॉ फैकल्टी के जो लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने एक सामूहिक प्रस्ताव पास किया कि उसमें मनुस्मृति को
कानून की शिक्षा में शामिल किया जाना चाहिए, मतलब लॉ की शिक्षा में इसको शामिल किया जाना चाहिए। आप देखिए क्या मनुस्मृति को पढ़ाना चाहते हैं, और वो ये कौन लोग थे? हालांकि इसको वाइस चांसलर ने मना कर दिया कि नहीं ऐसा मनुस्मृति नहीं पड़ेगी, और बल्कि शिक्षा मंत्री जी ने भी किया। मैं अच्छा मानता हूं इस बात को, लेकिन ये लोग कौन थे जिन्होंने ये का प्रस्ताव पास किया? वो ये मिनट में अपनी बात को समाप्त करें माननीय वरिष्ठ सदस्य। ये लेक्चरर और प्रोफेसर कौन थे? ये वो लोग थे जो संघ से रिलेटेड थे, जो संघ से रिलेटेड लोग जो है आज इस मनुस्मृति को लागू करवाना चाहते हैं। आपको याद होगा कि कर्नाटक के एक नेता, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हेगड़े ने कहा था कि हम संविधान बदलेंगे। बात सुन लो। नहीं, बजट में आप सुन लो। आप बजट में बोलो, गलत बात है। संविधान बदलेंगे, जो इस सदन का हिस्सा नहीं है उसके बारे में गलत नहीं बोल सकते आप देश में कि संविधान नहीं, जो इस सदन का हिस्सा नहीं है उसको नहीं बोल सकते। मत करो मंत्री जी, डिस्टर्ब मत करिए प्लीज। उससे सारी जने आग लग गई थी, उससे एक बार कहने से। ये जो शुरुआत है कि मनुस्मृति को हम लाके पढ़ाई में पढ़ाएंगे, क्या समझे? ये वो शुरुआत है। ये कहीं ऐसा नहीं हो कि जैसे संविधान की आपने जो है आपको जो सरकार को जो है वो को बहुमत नहीं लेने दिया, आप निपट जाओगे इससे, चुपड़ा साफ हो जाएगा। ब्राजे माननीय सदस्य, ब्राजे। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आखिर में कि मनुस्मृति को अगर शिक्षा के सिलेबस में शामिल कर लिया गया, आप समाप्त करें साहब, तो मैं निश्चित तौर पर कहता हूं कि इस देश में आग लग जाएगी इस देश में। सरकार पर हावी है। अब मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, एक आखिरी में, और क्लियर करना चाहता हूं पोजीशन। ब्राजे माननीय सदस्य, ब्राजे यूडीएच मंत्री साहब, आप अपनी बात समाप्त करें साहब। 2 मिनट, 1 मिनट, एक मिनट। ब्राजे 1 मिनट। आप अपनी बात समाप्त कीजिए। हाँ, 1 मिनट। हाँ, बोलिए। बैठिए। कालीचरण जी का एक कॉल अटेंशन मोशन था। बैठिए आप बैठिए। कालीचरण जी का एक कॉल अटेंशन मोशन था। माननीय यूडीएच मंत्री साहब, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अरे बैठिए। आप भी बिराजे। माननीय सदस्य, आप भी बिराजे। सेंट्रल पार्क, आप भी बिराजो, नीचे बिराजो आप। बिराजो। आप समाप्त करें साहब। हाँ, 1 मिनट। हाँ, 1999 में जब ये सेंट्रल पार्क सरकार, अरे आप बिराजे माननीय सदस्य, आप बिराजे। बैठाओ ना इसको सभापति। माननीय सदस्य, आप सुनते नहीं है क्या? बिराजे आप माननीय सदस्य, आपको वही नहीं है। आप बिराजे, आप भी बिराजे। आप बोलिए साहब, समाप्त करें। सभापति जी को समझाइए क्या जरूरत है आप। अरे जाओ ना, आप बिराजिए। पिताजी से बड़ी उम्र के आदमी बोल रहे हैं। नीचे बैठो। सन 1900, आप भी बिराजे साहब, बिराजे प्लीज। आप बोलने दे साहब। सन 1999 में सेंट्रल पार्क सरकार के कब्जे में आया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जयपुर महाराजा है वो हार गए। सुप्रीम कोर्ट ने हरा दिया उनको। हमने कब्जा कर लिया इस पे। जब हमने कब्जा किया, यूडीएच मंत्री साहब, मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, आप जरा थोड़ा सा करेक्ट हो जाओ उससे, जो आपने जवाब दिया उससे। जब हमने इस पे कब्जा किया तो वहां पर पोलो भी चल रही था, पोलो का गेम भी चल रहा था और गोल्फ भी चल रहा था। अब उस खेल को हम छीन तो सकते नहीं थे,
लेकिन हमने मीटिंग करके बाकायदा ये फैसला कर दिया, वो जेडीए वालों को, उनको गोल्फ वालों को भी बुलाया और पोलो वालों को भी बुलाया और बुला करके उनसे सहमति ले ली इस बात की कि साहब ये सारी जमीन जो है वो जेडीए की रहेगी और पोलो क्लब भी जो है जेडीए पोलो क्लब के नाम से चलेगा और गोल्फ क्लब भी जो है जो जयपुर जेडीए गोल्फ क्लब के नाम से चलेगा और इसका सेक्रेटरी जो है वो प्रेसिडेंट रहेगा, यूडीएफ सेक्रेटरी जो है इसका प्रेसिडेंट रहेगा और जेडीसी जो है वो इसका सेक्रेटरी रहेगा। ये बात सही है। आपने कहा कि साहब एमओयू नहीं किया एमओयू, लेकिन समझौता हो गया था बाकायदा और समझौते पे दस्तखत है, फाइलों पे सब पे दस्तखत है, जिसपे गोल्फ क्लब वालों के भी दस्तखत है और पोलो क्लब वालों के भी दस्तखत है और अफसरों के भी सबके दस्तखत है। मेरा आपसे ये निवेदन है कि ये गोल्फ क्लब वाले और पोलो क्लब वाले अतिक्रमण करने के आदी हैं। कई बार हमने इनके अतिक्रमण तोड़े हैं, श्रीमती कल्पना देवी कई बार हटाए हैं। मेरी बात सुनिए, एक मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए, मुझे कंप्लीट कर। कई बार इनके हमने अतिक्रमण हटाए हैं और आज आपने घोषणा करी है, इन्होंने कहा है कि साहब वहां पर यूडीएच मंत्री यूडीएच के जितने भी अफसर थे वो सब मेंबर बन गए। बात सही है, इसकी जांच करवाइए। जांच के लिए आपने कह दिया, बिल्कुल जांच करवाइए। अब बात सुन लो, आप मेरी आखिरी बात सुन लो, मेरी सुन लो। जांच करवा लेना आप, और करवाना भी चाहिए, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे आप उन दोनों का, ना गोल्फ क्लब का बिगाड़ पाओगे, बिराइए का जो आप कुछ कह रहे हैं मंत्री महोदय। तो ये जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं ना, ये आपको कुछ नहीं करने देंगे, याद रखना, कुछ नहीं करने देंगे आपको। माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन कर दूं कि इसमें राजस्थान उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक अधिग्रहण की कार्रवाई के खिलाफ भी रिट याचिकाएं हुई हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब अधिग्रहण को वैधानिक मान लिया, उसके बाद वहां लगभग 40,000 पेड़ और कोई दूसरे कामों को लेकर जनहित याचिकाएं शुरू हुई। पोलो वाले भी गए और एक नहीं, लगभग 1 दर्जन के लगभग रिट याचिकाएं राजस्थान उच्च न्यायालय में लंबित रही, जिनमें से एक में डीबी ने फैसला सुनाया। उस फैसले पे आगे काम होता, उससे पहले वो मामला सर्वोच्च न्यायालय में चला गया और सर्वोच्च न्यायालय में स्थगन हो गया। अब मुझे तो किसी से ना तो काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, निष्पक्ष जांच हो जाए और भारत की न्याय व्यवस्था दोषी को जो दंड देना चाहे वो दंड दे दे। धन्यवाद। श्रीमती कल्पना देवी। वो तो ठीक है, आप तो कराओ, लेकिन फिर मैं आपसे दोबारा कह रहा हूँ, आप कुछ नहीं कर पाओगे, अंकित नहीं होगा। श्रीमती कल्पना देवी, आप विराजिए। नहीं है, ये बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार जो आप विराजिए माननीय सदस्य, वो कहती है मान्यवर।